सहयोगियों से हमेशा मिलता रहा और मेरी मदर हैं जो कोटा डोरिया साड़ी बुनकर हैं, उन्होंने एक ग्रामीण परिवेश से जाके एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर तक के कई पुरस्कार उनको मिले और उन्होंने हमारा समाज का और हमारे क्षेत्र का बहुत नाम किया है। उनको महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड भी मिला हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और जो है साइबर क्राइम बढ़ा है। टेक्निकली जो शातिर जो लोग हैं टेक्निकल जैसे ये साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग, साइबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरा जो सौभाग्य रहा पुलिस में जुड़ने का, तो मैं पुलिस को कुछ दूं। अस्सलाम वालेकुम। मुहिम प्रोग्राम के मातहत आज हम SI में सेलेक्ट हुई मिसेस शबाना बानो से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है इनसे मिलिए, इनसे जानिए। प्रोग्राम के मातहत जो है आज हमने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह SI के लिए जो एलिजिबिलिटी है और किस तरह ये एग्ज़ाम दिया जाता है, कितने स्टेप्स में ये होता है और किस तरह तैयारी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज आपको मिसेस शबाना बानो मैडम जो है आपको बताएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। तो इसमें RPSC से रिक्रूटमेंट निकलता है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है वो ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, वो एलिजिबल होता है। बीटेक को भी ग्रेजुएशन माना जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, इसका लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में इसके 2 पेपर होते हैं, एक GK का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। कुल नंबर इसके 400 होते हैं। फिर रिटन पेपर के बाद इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। रिटन में पास होने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है। लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट फेंका जाता है और बॉयज़ के लिए चिन अप वाला लगाया जाता है। जब फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू का आयोजन होता है। RPSC द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के फाइनल मेरिट निकाली जाती है, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये फिजिकल टेस्ट के बारे में मैडम थोड़ा सा बताइए। ये चिन फुट, लॉन्ग फुट, ये जो है ये क्या है? हमारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं आपसे। जी, ये जो बॉयज़ के लिए सिलेबस अलग है और गर्ल्स के लिए सिलेबस अलग है। तो दोनों के लिए 2 चीज़ें कॉमन है कि लॉन्ग जंप और 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस होती है। उनमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया हुआ है कि कितने टाइम में आपको रेस पूरी करनी है। और लॉन्ग जंप में भी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग डिसाइड किया हुआ है कि 10 फीट वहाँ गर्ल्स के लिए एक्सेलेंट माना जाता है और 15 फीट बॉयज़ के लिए माना जाता है। और जो बॉयज़ के लिए होता है चिनअप, जो बीम कहते हैं उनको चिनअप कहते हैं, तो वो उनके लिए है। और गर्ल्स के लिए उसमें शॉर्ट पुट का। तो टोटल तीनों के लिए 3-3 इवेंट्स होते हैं जो हमें तैयारी के साथ क्लियर करने होते हैं। बहन, जैसे आप हमने सुना पहले से आप जॉब में थे, पुलिस में ही थे जी, तो इसका भी क्या बेनिफिट मिलता है इसको आपको कि भाई इसमें जैसे आपका कुछ अलग से होता है भाई कि इसमें कोटा अलग, इसका अलग से कोटा होता है कि ऐसा ही का? जी सर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो ऑलरेडी पुलिस में है उनका कोई कोटा नहीं है। तो ये सभी के लिए एक समान ही है। हम उनके लिए अभी प्रेशर ही है। तो मतलब उनको कोटा नहीं, आप बिल्कुल जैसे फ्रेश उसमें सेलेक्ट हुए, इसमें भी बिल्कुल प्री एग्जाम देके और आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसी बेस पे हुआ है? उसी बेस पे हुआ है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो प्रमोशन टेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट प्रमोशन होते हैं, वो अलग होते हैं। वो डिपार्टमेंटली होता है। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाते हैं, हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनते हैं। वो प्रमोशन होता है, वो डिपार्टमेंटली प्रमोशन होते हैं। और अगर हम डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो हमें एज ए प्रेशर ही अप्लाई करना होता है। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि बहन अपने जॉब में रहते हुए, फैमिली के साथ अच्छे बैकग्राउंड में रहते हुए सेलेक्ट हुई है, पूरा एग्ज़ाम क्लियर किया है माशाल्लाह और अपनी 2nd रैंक बनाई है पूरे राजस्थान में गर्ल्स में। तो इनको मुबारकबाद भी देते हैं और हम आगे इनसे जानेंगे भाई कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, फैमिली के साथ रहते हुए किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की। क्योंकि आज के हमारे घरों में के अंदर ये माहौल नहीं मिल पाता है, तो ये एक बहाना है। अगर हम इनको देख के चलें तो इनका बैकग्राउंड और हम सब का बैकग्राउंड एक जैसा ही है माशाल्लाह। तो इन लोगों ने किस तरह से इनके घर वालों ने इनका सपोर्ट किया, या इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना डिप्रेशन में या सोसाइटी का या कौम का प्रेशर झेलते हुए आगे बढ़े हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे इनसे। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे।
जी भाईजान, मैं तहसील दिगोत में, जिला कोटा में, तहसील दिगोत में कोटसुआ गांव है, वहाँ के हम मूल रूप से रहने वाले हैं। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोटा डोरिया साड़ी बुनकर परिवार से मैं आती हूँ। और मैं मेरी फैमिली में पहली ही ग्रेजुएट लड़की हूँ। एजुकेशन का लेवल हमारे घर परिवार में बहुत कम है। अब्बा का इंतकाल हो चुका है, वो भी 8वीं पास ही थे, और अम्मी भी मेरी अनपढ़ी हैं। एजुकेशन का माहौल मुझे कभी भी नहीं मिला, और गांव में ही हम रहते थे। वहाँ पे 8वीं तक ही स्कूल था। 8वीं के स्कूल के बाद मुझे 1-2 साल में रिश्तेदारों के और एक साल में हॉस्टल में रह के पढ़ी। 10वीं क्लास तक मैं रेगुलर पढ़ी। उसके बाद मैं बाहर रह नहीं पाई। इकोनॉमिकली हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप खर्चा उठाने में असमर्थ थे, तो इसलिए फिर मैंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में ही की है। 11th का गैप देके मैंने 12th प्राइवेट किया, घर पे रह के, गाँव में रह के। उसके बाद मुझे सबसे पहले आर्थिक रूप से सक्षम होना था। तो जैसे ही मैंने 12वीं पास किया तो कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी। कांस्टेबल की वैकेंसी में मैं फर्स्ट ही प्रयास में अपने स्तर से तैयारी करके ही सेलेक्ट हो गई। उसके बाद मेरा जो टारगेट था, मेरा मनपसंद फील्ड पुलिस ही था और मुझे पुलिस में ही आना था। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास थी। एक्चुअली एज उसकी 18 साल थी, तो मैं 18 साल पूरे करते ही वैकेंसी भी आ गई। और अल्लाह का शुक्र है कि उसी टाइम मेरी फर्स्ट चांस में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद मुझे था कि आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी अम्मी से मुझे हमेशा ये सीखने को मिला कि अपनी पसंद के फील्ड में जाओ, लेकिन मन लगा के काम करो, खूब मेहनत करो। जहाँ भी करो आप मेहनत से करो, वहीं कामयाब हो जाओगे। क्योंकि मेरी अम्मी बिल्कुल अनपढ़ हैं, ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं। वो कोटा डोरिया बुनकर हैं अम्मी, और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से, इतनी लगन से उन्होंने बुनाई का काम किया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे पुरस्कार जीते, राज्य स्तरीय उन्होंने पुरस्कार जीते, और केंद्रीय हथकरघा बोर्ड की सदस्य वो रही, और महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड उनको मिला। 19 दिसंबर 2019 को उनको राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने उनको राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड उनको मिला। तो मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी अम्मी ही रही है, और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि जो भी काम करो अपना मन लगा के करो। मेरी अम्मी ने इतना स्ट्रगल करके हमारी कौम का, हमारे राजस्थान का पूरे देश में नाम किया। और जो उनको 1999 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कोटा डोरिया बुनकर के लिए, तो वो एक देश की प्रथम महिला है, देश की प्रथम महिला है जिनको हस्तशिल्प में कोटा डोरिया बुनकर साड़ी में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उन्होंने हमेशा रिकॉर्ड बनाया है, और अपनी मेहनत और लगन से वो वहाँ तक पहुँची। तो हमेशा उन्होंने यही सिखाया, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मुझे पुलिस में जाना था, सोसाइटी का नेगेटिव पॉइंट था कि पुलिस में लड़कियों को नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने कभी भी मुझे नहीं रोका कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करें। पूरा अपनी मेहनत से, लगन से अपना आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे आपने जब कांस्टेबल की सर्विस की है, वहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी ऑफिसर से या कहीं, मतलब अपने स्टाफ से वगैरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी कभी किसी चीज़ के लिए? सर भाईजान, ऐसा है कि पुलिस का जॉब है, और देखो एक परेशानी आना सामान्य है, लेकिन देखो स्ट्रगल के साथ जीना हमें आना चाहिए। स्ट्रगल हमें हर जॉब में मिलेगा। स्ट्रगल के बिना ऐसा नहीं कि पुलिस में ही स्ट्रगल आता है, सभी जॉब में आता है, और हमें स्ट्रगल के साथ हमें जीना आना चाहिए। और सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो और हम कामयाब हो, तो ऐसी कामयाबी में कोई मज़ा नहीं आता। सारी परिस्थितियाँ विपरीत होने के बावजूद अगर हम कामयाब होते हैं तो उसमें जो सुकून मिलता है वो उस अनुकूल परिस्थिति में नहीं मिलता। माशाल्लाह, अब जैसे अम्मी साथ में नहीं है, आप अपने ससुराल में हैं जी, तो साहब का और अपने सासू जी का क्या अपना सपोर्ट रहता है उनके, और आप कैसे कर सकते हो ये मैनेज, बच्चों के साथ कैसे मैनेज हो सकता है? मेरी फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और मेरे हस्बैंड हाफिज़ मोहम्मद इरफान, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हाफिज़ मतलब कुरान हाफिज़? जी, कुरान हाफिज़ हैं वो, तो पूरा मेरी कामयाबी का जो श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, पीछे से बच्चों को संभाला है, पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे सभी गुरुजन, मित्रजन, स्वजन, परिजन सभी का मेरे लिए बहुत सहयोग रहा है, सभी ने मुझे मोटिवेट किया है। और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग थे जिन्होंने डिमोटिवेट भी किया, लेकिन क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेट थी इसलिए मुझे कभी निराश हुई नहीं मैं। अब हम लोग ये चाह रहे हैं, जैसे आप अपना जैसे ये SI का टारगेट यही था या कुछ और आगे भी एग्ज़ाम देके बनना है? भजन एक्चुअली ये था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि जो OBC गर्ल्स की जो लास्ट एज होती है सब इंस्पेक्टर में वो 35 ईयर्स होती है,
और जनरल महिला की 30 साल मैक्सिमम एज है। 2016 में मैं अंडर एज थी। इससे पहले भी मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी। 2009 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था सब इंस्पेक्टर का, तो मेरा फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद 2010 की वैकेंसी आई, तो 2011-12 में वापस मैंने फिजिकल टेस्ट दिया। पहली बार मेरे प्रेगनेंसी पीरियड होने की वजह से मैं फिजिकल टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाई। 2 बार मुझे सफलताएं मिली, लेकिन मुझे निराशा कभी नहीं हुई। अपना बेस्ट दो, अपनी मेहनत करते रहो और अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेहनत करते रहें, रेगुलर करते हैं। मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाया आगे। मैं 12वीं पास करके कांस्टेबल लग गई थी, लेकिन ये है कि मुझे आगे पढ़ना था, मुझे शौक़ था पढ़ाई का। उसके बाद मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया। 2008 में मैंने उर्दू साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एक्चुअली मुझे पुलिस में ही रहना था, पुलिस में ही आगे बढ़ना था। तो साहित्य इतना जो मेरे प्रोफेशन में साहित्य मतलब ज़्यादा कोई काम नहीं आ रहा था। एक्चुअली फिर मुझे लगा कि मुझे टेक्निकली होना चाहिए, मुझे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इसमें। तो उसके बाद मैंने PGDCA कर लिया। फिर मैं पढ़ती रही आगे, SI का एग्ज़ाम भी देती रही। उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगी रही। उसके बाद मैंने 2014 में MSc कंप्यूटर साइंस से कर लिया। और तो मैं फिर ये मेरा 2016 में वैकेंसी आ गई, तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया। और सब इंस्पेक्टर की तैयारी मैंने पूरी मेहनत से, लगन से की, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। माशाल्लाह, आगे भी अल्लाह ऐसी कामयाबी याद करें आपको। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप SI हो गए, तो अब आपके डिपार्टमेंट में इंटरनली एग्ज़ाम होके आपको प्रमोशन मिलता है, या ऐसे ही किसी मतलब काम के ज़रिए या आपकी परफॉर्मेंस देके मिलता है? जी भाईजान, प्रमोशन तो डिपार्टमेंट में प्रमोशन तो जैसे सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर का मिलेगा, लेकिन अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे गैलेंट्री प्रमोशन भी मिलते हैं। अच्छा, वो सभी पदों पे मिलते हैं। अगर आपका बहुत उत्कृष्ट कार्य रहता है, बहुत अच्छा काम अगर आप करते हो, तो गैलेंट्री प्रमोशन भी आप किसी भी टाइम पे आपको मिल सकता है। और सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन टेस्ट में तो मिनिमम आपकी 5 साल की सेवाएं होती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो उसमें एग्ज़ाम भी होते हैं आपके? हाँ, प्रमोशन टेस्ट होते हैं। अब जैसे सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन होने के बाद इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन टेस्ट होगा, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो जो जाएगा। इंस्पेक्टर का टेस्ट होगा वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट वाले ही दे सकते हैं, या बाहर वाले भी? वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले ही दे सकते हैं, कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पुलिस में होते हैं, वो सबसे नीचे कांस्टेबल का होता है, फिर सब इंस्पेक्टर का होता है, RPS का होता है और IPS का होता है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं वो सब प्रमोशन से भरी जाती है। RS और SI के बीच में जो भी है, जो पोस्ट है, उनको सारे प्रमोशन से भरी जाती है। RPS और सब इंस्पेक्टर के बीच में एक ही पोस्ट आती है, इंस्पेक्टर, वो प्रमोशन से भरी जाती है, उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। आपने अभी कहा था भाई जैसे 5 साल होने जरूरी है जी। अब बीच में आपका ऐसा काम हो 5 साल से पहले ही जो बिल्कुल उत्कृष्ट काम हो आपका, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है? जी 5 साल जी, करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। प्रमोशन टेस्ट के लिए 5 साल ज़रूरी है, लेकिन गैलेंट्री प्रमोशन के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। वो कभी भी दिया जा सकता है, किसी भी पद पे दिया जा सकता है। अब हम कुछ शॉर्ट में हमें ये बताओ कि हमारे बच्चे तैयारी कैसे करें। इसमें जैसे सिलेबस होता है, GK के अलावा हिंदी का भी होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया इस सिलेबस को, किस तरह मैनेज किया? उसके बाद फिजिकल का किस तरह से आपने किया, शॉर्ट में हमें बताइए। सबसे पहले कि जब रिक्रूटमेंट आता है, या रिक्रूटमेंट आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। ये चीज़ है ना। ये नहीं कि रिक्रूटमेंट आएगा, विज्ञप्ति आएगी, वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। 2016 में वैकेंसी आई थी, लेकिन मैं पहले से तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा फिक्स था मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। तो ऐसा नहीं कि मैं 2016 में तैयारी शुरू की थी। सिलेबस पहले से डिसाइड होता है, और कुछ कॉमन सिलेबस है जो सभी में सेम आता है। जैसे करंट अफेयर्स से अगर आपका सिलेबस डिसाइड नहीं है, आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती। तो हमें कंटिन्यू हमारी तैयारी रखनी चाहिए, और सिलेबस का एनालिसिस करें, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आती है, और अगर हम मेहनत और लगन से काम करते हैं तो कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। आपको जैसे फिजिकल में क्या क्या तैयारी करनी पड़ी मैम? फिजिकल में मैंने वैसे भी ऑलरेडी इसमें जॉब में थे, तो उसका वो बेनिफिट मिल गया होगा आपको? वैसे नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। तो RPSC के लिए तो हम फ्रेश स्टूडेंट ही हैं दूसरों की तरह। नहीं, जैसे डिपार्टमेंट में आपको ऐसे भगाते रहते हैं, काम करते रहना पड़ता होगा। लेकिन वो ठीक है, वो लेकिन इवेंट अलग अलग थे। इवेंट थे 100 मीटर रेस, उसकी स्पेशली अलग से तैयारी होती है।
शॉर्ट पुट थ्रो करना पड़ता है, लॉन्ग जंप करना पड़ता है, तो तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस पहले रिटर्न पे करना चाहिए। रिटर्न जब आपका हो जाए तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना चाहिए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है। इंटरव्यू कहाँ, अजमेर में हुआ आपका? इंटरव्यू आरपीएससी अजमेर में हुआ था। 27 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था। 27 जुलाई को। जी। किसका बैच था वहाँ पे? राजकुमारी गुजर मैम बोर्ड की अध्यक्षा थी, और 2 आईपीएस और एक साइकोलॉजिस्ट थे बोर्ड में, तो उनका बोर्ड था मेरे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो बताइए भाई, कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे? 1-2 ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको भी अटपटा लगा हो, या कुछ ऐसा कुछ मतलब डिफिकल्टी भी आई होगी वहाँ पे आपको? कोई परेशानी तो नहीं हुई इस चीज़ में कहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और ऐसा वो कुछ नहीं पूछते जो हमें नहीं आता, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर पर्सन का इंटरव्यू अलग अलग होता है। बहन, कुछ जैसे अपने सोसाइटी के अंदर, कॉम के अंदर ये चीज़ें हैं कि एक तो हमें जॉब नहीं मिलता है, ये हमेशा शिकायत रहती है। तो इसका तो हमें पता चल गया, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहा है। जी। एक ये भी चीज़ रहती है, जैसे पुलिस के में या किसी और में जाने से पहले कुछ ऐसा कोई रिश्वत का मांगते हैं क्या? आपने कभी देखा है कि आपने बात? नहीं सर, नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक पूर्वाग्रह की स्थिति ऐसी बनी हुई है, डर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज मुझे 17 साल पुलिस में हो चुके हैं, और मैं कांस्टेबल भी लगी, तब भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे देना है। आप अगर मेहनत करते हो, आप काबिल हो, तो काबिल लोगों को कभी बाहर नहीं किया जाता। माशाल्लाह, यही चीज़ होनी चाहिए। हमारे बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए भाई कि ये सब बहाने हैं, इन बहानों से हट के ही हमें सक्सेस मिलेगी। नहीं, उससे आपने सारी जाके स्टडी मैडम प्राइवेट की है जी। और इन सर्विस रहते हुए कि वो भी पुलिस जैसी नौकरी कांस्टेबल में। जी। तो आपको किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा, और आप कभी इस तरह की कोई परेशानी आई होगी जो आपको लगा होगा कि ये तो किस मुसीबत में मैं आ गई, तो उससे आप किस तरह से बाहर निकले? स्ट्रगल मैंने शुरू से ही किया है, तो मुझे तो कोई परेशानी लगी नहीं। परेशानी तो कई आती हैं, लेकिन मैं उनसे निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। प्राइवेट स्टडी के दौरान बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि हम तो कॉलेज में रेगुलर नहीं पढ़े, इसलिए हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट क्लियर का जो फंडा है, ये भी आप थोड़ा सा क्लियर करिए बच्चों को। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप यूट्यूब पे देखिए ना, सब कुछ मिल जाता है। ये तो हमारे बहाने है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअली देखो, मैंने प्राइवेट मेरी एजुकेशन रही है, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू साहित्य तक मेरा एक भी फर्स्ट ग्रेजुएशन मतलब फर्स्ट डिवीज़न नहीं रहा है। मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हमेशा सेकंड डिवीज़न ही रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत मेधावी थी, कभी नहीं थी। मैं औसत दर्जे मेधावी हैं हमारे लिए। मैंने मेहनत की है। कॉम का हीरो है। आप फैमिली के साथ रहते हुए, ससुराल में रहते हुए, इन सर्विस रहते हुए, और प्राइवेट पढ़ते हुए, बिल्कुल मेहनत। मैं औसत दर्जे की स्टूडेंट हमेशा रही हूँ। मेरी कंप्यूटर्स की डिग्रियों को छोड़ के मैं कभी भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं रही हूँ। तो ऐसा कोई भी नहीं सोचे कि हम थर्ड डिवीज़न है, हम सेकंड डिवीज़न है, हम ये नहीं कर सकते। अगर हम ठान लेंगे तो सब कुछ कर देंगे। अगर जी लगा के पढ़ेंगे, तो जी लगा के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो जीत निश्चित रूप से मिलती है। एक बार फिर हम बहन शबाना को मुबारकबाद देते हैं, और हम बहन से ये चाहते हैं कि कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए कमेंट करें कि भाई हाँ, स्टूडेंट को कैसे इनसे हेल्प मिल सकती है, और हम इनको मुहिम से हमेशा बांध के रखेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इनसे गाइडेंस लेना हो तो ये हमेशा तैयार रहेंगी। इसके लिए हम चाह रहे हैं इनसे कमिटमेंट इंशाल्लाह। जी, जो भी आप क्षेत्र डिसाइड करें, ज़रूरी नहीं आप पुलिस में आए, सब इंस्पेक्टर बने, कांस्टेबल बने, आपका जो मन चाहे उस डिपार्टमेंट को चुने, उस पद को चुने, लेकिन जी जान से मेहनत करें, आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। जिस पद पे भी आप जाना चाहते हैं, पहले डिसाइड करें, पहले लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वैकेंसी 3rd ग्रेड की आ गई तो वहाँ भी एग्ज़ाम दे लो, कांस्टेबल की आ गई तो वहाँ भी दे लो। जब हम 2 हाथों में लड्डू रहते हैं तो दोनों को ही नहीं मिलते हैं। तो हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमें जाना कहाँ है। अगर मैं अपने गोल को मैं बांट देती, मैं अगर मेरा ध्यान में बांट देती, तो शायद आज मुझे कामयाबी हासिल मुश्किल से होती। तो असंभव कुछ भी नहीं है। पहले डिसाइड करें कि हमें कहाँ जाना है, और फिर उस पद का हम सिलेबस देंगे, उसका एनालिसिस करें, और जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अनुसार तैयारी करें। और कंसेप्ट की तो कोई बात ही नहीं है, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप सारे कंसेप्ट देख सकते हैं। और अगर हमने ठान लिया तो कोई मुश्किल कुछ भी नहीं होता। और ये मेरी हसरत थी कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, और हसरत तो मेहनत से ही मिलती है। हसरत पूरी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और संकल्प लेना होगा कि हमें ये बनना है, क्योंकि संकल्प का विकल्प नहीं होता। हम उन शख्सियत को बुलाना चाहते हैं आपके सामने, हाफिज साहब को,
जिन्होंने बिल्कुल शबाना बहन का सपोर्ट किया, और हम चाहते हैं कि हर बहन को ऐसा हस्बैंड मिले। हाफिज़ साहब आएँ प्लीज़, और अपना तारुफ जो है वो तारुफ जरूर करें यहाँ पर इंशाल्लाह। पेश बैठिए करें। आप आइए बिल्कुल आइए। यहाँ बैठा हूँ। हाफिज़ साहब, हमारी टीम कुछ आपसे भी पूछना चाह रही है कि जब ये जॉब में जाते हैं और जॉब करके आते हैं तो परेशानी आती है, थक जाते होंगे, तो आपने कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? मैनेज तो क्या है, सारी मेहनत इन्हीं की है। नहीं, मैंने तो आपका सपोर्ट के बिना कई बार गुस्सा भी आता होगा कि अब तो थक कर आई, अब क्या चाय पिलाएगी मुझे। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सब अपनी जगह पर सारा काम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी बात सामने आई हो। तो आप भी जॉब करते हैं? नहीं भाईजान, मैं प्राइवेट आदमी हूँ। अच्छा, पढ़ाते मदरसे में हैं। पढ़ाने जाते जी होंगे? जी जी, ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो आगे भी हम लोग चाहेंगे भी आप इसी तरह से सपोर्ट रखें बहन का, बिल्कुल और दूसरों को भी ये सजेस्ट करें कि भी अपने बहन बेटियों को, अपने छोटे भाइयों को अपना सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें इंशाल्लाह। हर चीज़ का मेहनत पर दारोमदार है। अगर मेहनत नहीं है और सपोर्ट मिल जाए तब भी वो बेकार है। और कहीं ऐसा होता है कि मेहनत मिल जाए, सपोर्ट मिलता है और मेहनत ना हो तब भी वो बेकार होता है सारा काम। दोनों तरफ से मेहनत हो, सपोर्ट भी मिले और मेहनत भी हो। जी, ये तो वही बात हो गई कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपना मकसद जो बनाए जी। और मकसद के बाद उस मकसद से जो है इश्क करें, जी, और जी। इश्क भी जुनूनियत की हद तक करें, बिल्कुल सही। है ना। वही चीज़ मैडम ने भी बताई, तो इस पर एक शेर मैं पेश करना चाहती हूँ यहाँ बिल्कुल। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसी के माशाल्लाह। साथ इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह बहन, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।